जय हिंद मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद अंतिश पे। आज का लेक्चर हमारा साथ होने वाला है और आज का जो चैप्टर है वो हमारा है उत्सर्जी उत्पाद उनका निष्कासन। ये हमारा क्लास एनसीईआरटी क्लास 11th और एनसीईआरटी बुक। आज का जो टॉपिक से है हमारा मूत्रण, यानी कि मूत्रण के बारे में कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्या बोलता है एनसीईआरटी, चलिए शुरू करते हैं। वृक्क के द्वारा निर्मित मूत्र अंत में मूत्राशय में जाता है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा ऐच्छिक संकेत दिए जाने तक संग्रहित रहता है। मूत्राशय में मूत्र भर जाने पर उसके फैलने के फलस्वरूप यह संकेत उत्पन्न होता है। मूत्राशय भित्ति से इन आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में भेजा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मूत्राशय की चिकनी पेशियों के संकुचन तथा मूत्राशयी अवरोधनी के शिथिलन हेतु एक प्रेरक संदेश जाता है, जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। मूत्र उत्सर्जन की क्रिया मूत्रण कहलाती है और इसे संपन्न करने वाली तंत्रिका क्रियाविधि मूत्रण प्रतिवर्त कहलाती है। एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है, यानी कि 1 से 1.5 लीटर मूत्र जो होती है वो उत्सर्जित करता है। मूत्र एक विशेष गंधयुक्त जलीय तरल होती है जो रंग में हल्का पीला तथा थोड़ा अम्लीय पीएच होता है। पीएच पीएच जो होती है इसका 6 होती है। औसतन प्रतिदिन जो होती है 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है। विभिन्न अवस्थाएं मूत्र की विशेषताओं को प्रभावित करती है। मूत्र का विश्लेषण वृक्कों के कई उपापचयी विकारों और उनके ठीक से कार्य न करने को कुसंक्रिया जैसे रोग निदान में मदद करता है। कुसंक्रिया जैसे रोग के निदान में मदद करता है। उदाहरण के लिए मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति को ग्लाइकोसूरिया तथा कीटोन की उपस्थिति को कीटोनुरिया, जो मधुमेह रोग के लिए लक्षण है। अगला जो हमारा टॉपिक्स है वो है हमारा है उत्सर्जन में अन्य अंगों की क्या भूमिका। उत्सर्जन में और कौन कौन से अंग होते हैं जो मदद करते हैं। तो वृक्क के अलावा फुफ्फुस यानी कि फेफड़ा, यकृत तथा त्वचा भी उत्सर्जित अपशिष्टों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। हमारे फेफड़े प्रतिदिन भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 200 मिलीलीटर यानी कि पर मिनट और जल की पर्याप्त मात्रा का निष्कासन करते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत पित्त का स्राव करती है, जिसमें बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, निम्नलिखित स्टेरॉयड हार्मोन, विटामिन तथा औषधि आदि होते हैं। इन अधिकांश पदार्थों को अंततः मल के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियां तथा तैल ग्रंथियां भी स्राव द्वारा कुछ पदार्थों का निष्कासन करती है। श्वेत ग्रंथि के द्वारा निकलने वाला पसीना एक जलीय द्रव्य है, जिसमें नमक, कुछ मात्रा में यूरिया, लैक्टिक अम्ल इत्यादि होते हैं। हालांकि पसीने का मुख्य कार्य वाष्पीकरण के द्वारा शरीर सतह को ठंडा रखना है, लेकिन यह ऊपर बताए गए कुछ पदार्थों को उत्सर्जन में भी सहायता करता है। तैल ग्रंथियां सीबम द्वारा कुछ स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन से मोम जैसे पदार्थों का निष्कासन करती है। ये स्राव त्वचा को सुरक्षात्मक तैलीय कवच प्रदान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ नाइट्रोजन अपशिष्टों का निष्कासन लार द्वारा भी होता है। और फिर अगला जो हमारा है वो है वृक्क की विकृति, यानी कि वृक्क से कौन कौन से रोग होते हैं और वही इसमें बतलाया गया है। तो वृक्क की कुसंक्रिया के फलस्वरूप रक्त में यूरिया एकत्रित हो जाता है। कुसंक्रिया जब होता है तो उसमें रक्त में यूरिया का एकत्रित हो जाता है, जिसे यूरेमिया कहते हैं, जो कि अत्यंत हानिकारक है। यह वृक्क पात के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। इसके मरीजों को यूरिया का निष्कासन हीमोडायलिसिस या रक्त अपोहन द्वारा होता है। रक्त अपोहन यानी कि हीमोडायलिसिस के प्रक्रम में रोगी की धमनी से रक्त निकालकर उसमें हिपैरिन जैसा कोई थकारोधी मिलाकर अपोहनकारी इकाई में भेजा जाता है, जिसे कृत्रिम वृक्क कहते हैं। इस इकाई में कुंडलित सेलोफोन नली होती है, सेलोफान नली होती है और यह ऐसे द्रव्य से घिरी होती रहती है जिसकी संगठन नाइट्रोजन अपशिष्टों को छोड़कर प्लाज्मा के समान होता है। छिद्रयुक्त सेलोफोन झिल्ली से अपोहनी द्रव्य में अणुओं का आवागमन सांद्र प्रवणता के अनुसार होता है। अपोहनी द्रव्य में नाइट्रोजन अपशिष्ट अनुपस्थित होते हैं, अतः ये पदार्थ बाहर की ओर गमन करते हैं और रक्त को शुद्ध करते हैं। शुद्ध रक्त में हेपेरिन विरोधी डालकर उसे रोगी की शिराओं द्वारा पुनः शरीर में भेज दिया जाता है। यह विधि संसार में यूरेमिक व्याधि से हजारों पीड़ितों के लिए एक वरदान है। वृक्क की क्रियाविहीनता। फिर दूसरा रोग है हमारा है वृक्क की क्रियाहीनता को दूर करने का अंतिम उपाय वृक्क प्रत्यारोपण है। प्रत्यारोपण में मुख्यतः निकट संबंधी दाता के क्रियाशील वृक्क का उपयोग किया जाता है, जिसे प्राप्तकर्ता का प्रतिरक्षा तंत्र उसे अस्वीकार नहीं करे। आधुनिक क्लिनिकल विधियों द्वारा इस प्रकार की जटिल तकनीक सफलता की दर को बढ़ाती है। और तीसरा हमारा है रीनल कैलकुलाई। वृक्क में बनी पथरी या अनुशीतलन क्रिस्टलित लवण के पिंड जैसे कि ऑक्जिलेट जो होती है वह ऑक्जिलेट। और चौथा हमारा है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी कि गुच्छ शोथ होती है, वृक्क के गुच्छ शोथ की प्रदाहकता है। ये चैप्टर्स जो था हमारा यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन यानी कि उत्सर्जित उत्पाद में उनका निष्कासन, ये चैप्टर्स हमारा आज खत्म होता है। अगला
वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो आप सभी को अगर पसंद आएगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगला वीडियो कौन सा चैप्टर पर लेकर आए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में मोटिवेशन इसी तरह का शानदार और मज़ेदार लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।